गुड इवनिंग। आज हम अंग्रेजी भाषा जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, उसको सीखने में खास तौर से हमारे शेखावाटी बेल्ट में चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे गार्जियंस हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो और चाहे कोई भी हो, उसके सामने एक बड़ी चुनौती है इंग्लिश को लेकर। तो मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम बहुत ही बुनियादी बातों को लेकर इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेजी जो भाषा है, उसको सीखने की कोशिश करें। मैं क्रमबद्ध रूप से चलूंगा, वन बाय वन स्टेप से हम चलेंगे कि पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर जो है, उसको हमने नाम ही दिया है बेस, BASE। क्या नाम दिया है? बेस, यानी आधार। अंग्रेजी भाषा को सीखने का जो आधार है, जो आधारभूत चीजें जो हैं, जो फंडामेंटल रूल्स हैं या जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक साधारण वाक्य बनाने के लिए, या हम कहें कि किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट चाहिए। अल्फाबेट मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स के बाद में सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए, अपने विचारों को किसी के सामने रखने के लिए हमें सेंटेंसेस की जरूरत पड़ती है, वाक्यों की जरूरत पड़ती है। तो हम अंग्रेजी का वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे? हालांकि अंग्रेजी में बहुत सारे वाक्य होते हैं, लेकिन हम जो सबसे साधारण वाक्य का प्रकार है उसको सबसे पहले लेके चलेंगे, और उसमें कौन कौन से चीजें हमें चाहिए ग्रामेटिकली, उनका हम आज जिक्र करेंगे। तो देखिए, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य को हम बनाएंगे, एक साधारण वाक्य, आम बोलचाल का वाक्य जब हम बनाएंगे, एक सेंटेंस हम बनाएंगे, तो हमें मुख्य रूप से 4 बातें चाहिए। कितनी बातें चाहिएंगी? 4 बातें। हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज जो हमारा वाक्य जो होगा, यानी सबसे पहले हम जो सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसमें हम असर्टिव सेंटेंसेस, यानी जो साधारण वाक्य है, हिंदी में जिनको कहते हैं, उनको हम बनाना सीखेंगे, जिसमें हमें एक सब्जेक्ट चाहिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, एक वर्ब चाहिएगी और एक ऑब्जेक्ट। ये मूल रूप से हमें चाहिएगा। तो आज हम वाक्य बनाने के लिए 4 मूलभूत जो बातें हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिएगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसका सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। उसके बाद में मेन वर्ब, जिसको मुख्य क्रिया बोलते हैं, वो चाहिएगी। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिएगा। और उसके बाद में जो भी चीज आएगी वो हम रख देंगे। लेकिन मूलभूत रूप से हमें अंग्रेजी का एक वाक्य बनाने के लिए 4 बातें चाहिएगी: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं बहुत ही साधारण भाषा में लेके चलूंगा। हमें अंग्रेजी सीखनी है, विद्वता नहीं झाड़नी है। तो हम बहुत ही बेसिक जो लैंग्वेज है, साधारण लैंग्वेज है, या आसान से आसान जो तरीका है, उसको हम लेकर चलेंगे। तो इन 4 बातों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, वो है सब्जेक्ट को लेकर। ये बड़े आगे चलकर जो सब्जेक्ट है, बड़ी अड़चने पैदा करता है, बहुत बड़ी रुकावटें पैदा करता है। तो हम आज सब्जेक्ट को भली भांति समझ लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। अब आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। हिंदी में इसको कर्ता कहते हैं, यानी जो व्यक्ति काम को करता है या जो व्यक्ति काम को करते हैं, उन्हें हम सब्जेक्ट कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अंग्रेजी भाषा सीखते समय ये जो सब्जेक्ट है, ये कई प्रकार की अड़चनें पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम आज सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
हम अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के सब्जेक्ट, 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स हमारे सामने आएंगे। 3 प्रकार के सब्जेक्ट हमारे सामने आएंगे। अब कौन कौन से 3 प्रकार के सब्जेक्ट होंगे उसमें हम देखेंगे। एक तो पर्सन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुष, और एक देखेंगे उसका नंबर। सब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उनको बांटेंगे, तो हम 3 समूहों में बांटेंगे, 3 क्लासेज में हम बांटेंगे और उन्हें हम जानेंगे पर्सन के रूप में, PERSON, किसके रूप में जानेंगे? पर्सन के रूप में। बहुत साधारण बात है ये, इसको हमें समझना है। तो जितने भी सब्जेक्ट हमारे सामने आएंगे, हमारी नजरों से गुजरेंगे, जिनका हम जिक्र करेंगे, जिनको हम लिखेंगे, वो 3 प्रकार के होंगे। उन 3 श्रेणियों से बाहर नहीं जाएंगे, 3 क्लासेज से बाहर नहीं जाएंगे, जिन्हें हम कहेंगे पर्सन। क्या कहेंगे? और पर्सन मिलेंगे हमें 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सब्जेक्ट मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन में कौन से सब्जेक्ट आएंगे? जब काम को करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं होता है, दूसरे का, किसी का कोई रोल नहीं होता, तब वो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन में कहेंगे। कौन से पर्सन में कहेंगे? जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं अपना खाना बनाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, यानी इसमें काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है, मैं हूं। कौन हूं? मैं। तो मैं आऊंगा फर्स्ट पर्सन। किसमें आऊंगा? और मेरा नंबर होगा सिंगुलर। मैं अकेला हूं, तो मैं जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। अब बहुत सारे मैं जब मिल जाएंगे, बहुत सारे मैं जब मिल जाएंगे, तो वो हम बन जाएंगे, यानी प्लूरल बन जाएगा। बहुत सारे फर्स्ट पर्सन मिलकर कोई काम करते हैं, दूसरे का रोल नहीं होता है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम वहां जाते हैं, तो ये बन गया प्लूरल। फर्स्ट पर्सन का क्या बन गया? प्लूरल। ये बनेगा वी। आई से क्या बन जाएगा? वी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन में केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट पर्सन में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 2 सब्जेक्ट, आई एंड वी। आई एंड वी। आई को हम कहेंगे सिंगुलर और वी को कहेंगे प्लूरल। या आई है जो सिंगुलर होता है और वी होता है वो प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल होता है। अब हमें ये याद रखना है सिर्फ कि फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट आते हैं, एक तो होता है आई और एक होता है वी। आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, और वी होता है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल होता है। अब चूंकि फर्स्ट पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे का कोई रोल नहीं होता, काम करने वाला स्वयं होता है, काम करने वाला स्वयं ही होता है, वही कोई बात कहता है, वही कोई काम करता है, दूसरे का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन। किस पे आते हैं? यानी आई और वी तो आ गए फर्स्ट पर्सन। किसमें आ गए? फर्स्ट पर्सन में। एक तो आ गया आई और एक आ गया हमारा वी आ गया। आई को हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी को बोलेंगे फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल। अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पे। किस पे आते हैं? यानी जो स्वयं आदमी होता है, अकेला होता है, दूसरे का कोई रोल नहीं होता, तब तो फर्स्ट पर्सन में होता है। लेकिन जब 2 आदमी होते हैं, कितने आदमी होते हैं? 2 आदमी। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई काम कहता है, कोई बात पूछता है, तो जो पहला है वो तो फर्स्ट हो ही गया, और दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो सेकंड होगा। वो क्या होगा? सेकंड होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि तुम क्या करते हो? तुम क्या? तो मैं तो फर्स्ट हो गया, और तुम मेरे सामने वाले व्यक्ति डायरेक्ट जिससे हम कहेंगे वो हो गया सेकंड। क्या हो गया? तो सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है, वो होता है यू। क्या होता है? यू होता है। और हमेशा उसको प्लूरल मानते हैं, हमेशा उसको प्लूरल मानते हैं। ओके, तो सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है जिसको क्या मानते हैं? क्या कहते हैं? यू। क्या कहते हैं? YOU। यानी सेकंड पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन है वो है यू है। ये हमेशा प्लूरल माना जाता है। हमेशा क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। इसके साथ जो भी वर्ब आएगी, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो प्लूरल के रूप में आएगी। किसके रूप में आएगी?
वी। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दूसरा जो ग्रुप हो गया वो हमारा हो गया सेकंड पर्सन का। किसका हो गया? सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है यू। क्या आता है? यू आता है। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन। किस पे आते हैं? थर्ड पर्सन में। जब मैं भी नहीं होता हूं, तुम भी नहीं होते हो, हम किसी तीसरे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीसरे की बात करते हैं। जैसे वह खेलता है, वह तो न तो मैं हूं न तुम हो, कोई और ही है, वह खेलता है। मोहन गांव जाता है, पक्षी उड़ता है, यानी न मेरी बात है न आपकी सामने वाले की बात है, हम किसी तीसरे की बात करते हैं। पेड़ हरा है, तो इस तरह जो सब्जेक्ट दो आदमी मिलके किसी तीसरे की बात करते हैं, जब दोनों की बात नहीं होती, तीसरे की बात होती, वो थर्ड पर्सन में आता है। किसमें आता है? थर्ड पर्सन में आता है। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो एक ब्रॉड थ्योरी आपको मैं बताता हूं, बहुत बड़ी पहचान बताता हूं कि दुनिया में आई, वी और यू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आएंगे वो सारे के सारे थर्ड पर्सन के होंगे। दिस इज एज ए होल हम समझते हैं, बहुत साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको हम किस में रखेंगे? थर्ड पर्सन में रखेंगे। अब उनमें हमें सिंगुलर और प्लूरल पहचानना है। सिंगुलर और प्लूरल जो बहुत ही आसान बात है। वह जाता है तो न मैं हूं न आप हो, कोई तीसरा आदमी है। इसी तरह से कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मैं फर्स्ट हो गया, तुम सेकंड हो गए और मोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। इसी तरह से मैंने आपसे कहा कि वह पक्षी सुंदर है, वह पक्षी सुंदर है, तो मैं फर्स्ट हो गया, आप सेकंड हो गए और वह पक्षी थर्ड पर्सन हो गया। तो कुल मिला के सब्जेक्ट तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश बेसिकली। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड रेस्ट ऑल, और बाकी सारे के सारे किस में आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। अब देखो थर्ड पर्सन को हम अपने सुविधा के लिए थोड़ा सा बांट के देखते हैं। देखो थर्ड पर्सन को अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम याद रख लें। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक तो आता है ही, क्या आता है? ही। एक आता है सी, एक आता है इट, और एनी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन। यानी थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर ग्रुप है उसमें एक तो आएगा ही, एक आएगा शी, एक आएगा इट, और कोई भी सिंगुलर यानी एक वचन नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम होगा, वो किसमें आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, उसमें एक तो आएगा दे। क्या आएगा? दे आएगा। एक तो आएगा दे, और कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, वो किसमें आएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा। किसमें आएगा? थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा। अब देखिए हम फिर चलते हैं। हमने सब्जेक्ट्स को, कर्ताओं को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों। सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है वो है फर्स्ट पर्सन। क्या है? ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए है, आगे चल के बार बार में ये बात हमारे आगे आएगी। जब भी हम टेंस पढ़ेंगे, जब भी हम एक्टिव पेशिव पढ़ेंगे, जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच पढ़ेंगे, या जो कुछ भी हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में, तो ये बातें हमारे सामने आएंगी, ये बातें हमारे सामने आएंगी। इसलिए हमें बहुत ही अच्छी तरह से इनको समझना है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन he, she, it and any singular noun, और they and any singular noun। अब हम इसकी एक टेबल बनाते हैं ताकि ये हमें अच्छी तरह से क्या हो जाए? याद हो जाए, इसको हम भूले नहीं, इसको हमें भूले नहीं। तो इसको हम एक टेबल से लर्न करने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट को।
ये तो हो गया पर्सन, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। अब हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, क्या हो गया वी। सेकंड पर्सन ऑलवेज यू, प्लूरल माना जाएगा, क्या माना जाएगा प्लूरल माना जाएगा, क्या माना जाएगा प्लूरल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में एक आएगा ही, एक आएगा सी, एक आएगा इट एंड एनी सिंगुलर नाउन। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा दे एंड एनी प्लूरल नाउन। इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, इस बात को यदि हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बहुत बड़ी समस्या है वो अंग्रेजी भाषा की दूर हो सकती है। ग्रामर के जो रूल हैं वो इन्हीं बातों को आगे चल के फॉलो करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे सामने जो ग्रुप आएगा वो होगा थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए बेसिकली 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट दैट हमें सबसे पहले कर्ता को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? कर्ता, सब्जेक्ट को। इसको फिर हम दोहराते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाले व्यक्ति या काम को करने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। उसको हम क्लासिफाई करते हैं, बांटते हैं। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उनको हम 3 वर्गों में रखेंगे। कितने वर्गों में रखेंगे? उन सब्जेक्ट की 3 जातियां होंगी, ये मान लीजिए। कितनी जातियां होंगी? 3। जिन जातियों को हम पर्सन के नाम से जानेंगे, किसके नाम से जानेंगे? वो जातियां होंगी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो ग्रुप है उसके अंदर 2 ही सब्जेक्ट आएंगे, आई एंड वी, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में यू आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन, और थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा दे एंड एनी प्लूरल नाउन। ये बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो हम बहुत आसानी से आगे चल पाएंगे, बहुत आसानी से आगे चल पाएंगे। आपको करना क्या है? कोई भी सब्जेक्ट आपके सामने आता है हिंदी में और उसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं, तो हमें उस सब्जेक्ट को तुरंत पहचानना है कि इसका क्या है, पर्सन कौन सा है और इसका नंबर कौन सा है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, वो कौन सा पर्सन है। यदि ये बात हम पहचान जाएंगे तो हमें बहुत आसानियां आगे रहेंगी। नंबर 1 हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, हम दूसरी बात हमने ली थी कि पहला तो हमारा सब्जेक्ट था, दूसरी हमने ली थी हेल्पिंग वर्ब। क्या ली थी? जिसको शॉर्ट में हम एचवी के रूप में जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एचवी, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमें क्या करेंगे? 2 बातें खास तौर से बताएंगे। कितनी बातें बताएंगे? 2 बातें बताएंगे। एक तो हमें यह बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस, यानी किसी भी वाक्य का पूरा अर्थ निकालने में उसकी हेल्प करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी सेंटेंस है उसका पूरा अर्थ निकालने में उसकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। दूसरा हमें ये टेंस बताएंगे। क्या बताएंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है इनके बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैड या हैज, हैड, ये सारी के एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
हालांकि इनका स्वतंत्र रूप से हम देखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हम टेंसेस के साथ साथ सीखते जाएंगे, इनको हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बारे में हमें दो बात याद रखनी है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। एक तो ये क्या करती है, किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट सेंस जो है प्रकट करने में, वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने में उसकी हेल्प करते हैं। क्या करती है? और ये टेंस भी बताती है। क्या आती है? टेंस भी बताती है। देखिए कैसे बताती है। He going to school. He going to school. अब देखिए यहां पे हम इज लगा देते हैं तो वाक्य पूरा हो जाता है। He going to school हमारा वाक्य पूरा नहीं था, सेंटेंस पूरा नहीं था। इज लगाते ही क्या हो गया? सब कंप्लीट हो गया, सेंस कंप्लीट हो गया। तो इसने क्या किया कि ये जो वाक्य था he going to school, उसका पूरा अर्थ निकालने में इसकी क्या की? हेल्प की। क्या की? हेल्प की। इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरी, अगर हम इज की जगह यहां पे वॉज लगा दें तो इज था तब तो था ही प्रेजेंट टेंस, क्या था? और वॉज लगाते ये क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। इसका मतलब ये क्या बताएगा? सेंटेंस का टेंस भी बताएगा। क्या बताएगा? टेंस भी बताएगा। क्या बताएगा? टेंस भी बताएगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर सच वर्ड्स व्हिच हेल्प अ सेंटेंस to express its complete sense, to express its complete sense, and they also tell us about the tense of the sentence, यानी हमें ये सेंटेंस के टेंस को भी बताती है और किसी भी वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट करने में उसकी क्या करती है? सहायता भी करती है। इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अलग अलग टेंसेज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हम आगे अगले वीडियोज में हमारी टेंसेज में हम पढ़ेंगे तो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे साथ साथ चलती जाएंगी। इनको कोई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में हमें यही बात याद रखनी है कि इनको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस का पूरा अर्थ निकालने में और बहुत बार ये इनका टेंस भी बताती है। वाक्य का क्या बताती है? टेंस बताने में भी हमें क्या करती है? हेल्प करती है। अलग अलग टेंसेज में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब आती है जिससे हम वाक्य का या सेंटेंस का टेंस है वो पहचानते हैं। दो बात हो गई। पहली हो गई सब्जेक्ट, पहली बात क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई। दूसरी बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की। किसकी हो गई? अब हम आते हैं तीसरी बात पे। किस पे आते हैं? तीसरी बात पे आते हैं। जो हमारी तीसरी बात थी, हमने बेस के अंदर जो लिया था सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरी बार हमने लिया था हेल्पिंग वर्ब और तीसरी हम कहते हैं वर्ब या मेन वर्ब। वर्ब या मेन वर्ब। तीसरी बात इसको वर्ब भी कहते हैं, VERB, और इसको मेन वर्ब भी कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई काम जरूर होता है। मोस्टली क्या होता है? कोई ना कोई काम है और उस काम को बताने के लिए अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या उर्दू में किसी भी भाषा में हो, उसका एक क्या होता है? पर्टिकुलर वर्ड होता है उसको काम करने के लिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना एक क्रिया है। कोई आदमी लकड़ी काटता है तो काटना क्या है? क्रिया है। हमारी मम्मी खाना बनाती है तो बनाना जो है वो क्या है? क्रिया है। सूरज चमकता है तो चमकना भी क्या है? क्रिया है। तो दे आर ऑल वर्ब्स। वो क्या है? वर्ब्स हैं। यानी किसी की काम के करने या होने को बताने वाले शब्द हैं। क्या है? कोई भी एक्शन होता है, कोई भी काम होता है, उसके करने या होने को जो शब्द बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसको मेन वर्ब भी कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया। हम वर्ब को दो पार्ट में बांट दें तो एक तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और एक ही मेन वर्ब हो जाएगी। दोनों मिलकर वर्ब बन जाती है। दोनों मिलकर क्या बन जाती है? वर्ब बन जाती है। तो वर्ब और मेन वर्ब एक ही बात है। अब हम वर्ब के रूप जो है उनके चर्चा आगे करेंगे। आगे चर्चा करेंगे, टेंसेज के साथ साथ अपने ये आती जाएंगी, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से किसी भी काम को करने या होने को बताने वाला जो शब्द है किसी भी वाक्य में, वो उसका क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। ठीक है। जैसे
he is looking at me, he is looking at me, ये हो गया वर्ब हो गया। क्या हो गया? यानी भाई क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। तो देखने के जो काम है उसको बताता है लुक। कौन बताता है? लुक बताता है। इसी तरह से he went to Jaipur, he went to Jaipur। अब वह जो सब्जेक्ट है, अब वो काम क्या किया उसने? क्या काम किया? जाने का काम किया। तो went क्या हो गया? went जो शब्द है वो हमें बताता है कि वाक्य में काम क्या हो रहा है। तो the words which tell us about an action, about an in a sentence, in a that's known as verb, that's known as verb, and there are various forms of a verb। वर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं जिनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो था सब्जेक्ट, दूसरी बात क्या थी? हेल्पिंग वर्ब। तीसरी बात हमने देखी वर्ब या मेन वर्ब। और हम अब चौथी बात देखेंगे। मूल रूप से चौथी चीज एक और चाहिए कि एक चीज और हमें चाहिए कि जो अंग्रेजी बनाने में हमारी क्या करेगी? हेल्प करेगी। अंग्रेजी सीखने में हमारी क्या करेगी? हेल्प करेगी। वो है ऑब्जेक्ट। वो क्या है? ऑब्जेक्ट होता है जिसको कारण बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कारण। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको कारण बोलते हैं। देखो इसकी सीधी सी परिभाषा मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति तो काम करते हैं, वो तो हो गया सब्जेक्ट, और एक काम होता है वो हो गया वर्ब। क्या होता है? अब काम का असर किस पे जाता है? किसी भी वाक्य में कोई काम होता है, उस काम का प्रभाव किस पे जाता है? वो जो शब्द जिस पर प्रभाव जाता है, जिस पे इफेक्ट जाता है, वो शब्द उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। वो शब्द उस वाक्य का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम। He reads a newspaper. He reads a newspaper. काम को करने वाला ही काम क्या करता है? रीडिंग का, पढ़ने का काम करता है। और पढ़ता किसको है? न्यूज़पेपर को। तो रीड का असर किस पे आया? न्यूज़पेपर पे आया। तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया? न्यूज़पेपर हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कौन हो गया? न्यूज़पेपर हो गया। इसी तरह से My mother cooks food. My mother cooks food. तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। और काम क्या करती है? पकाने का। और पकाती क्या है? फूड। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट हमें कहां मिलेगा? कोई वाक्य में, किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट है वो कहां मिलेगा? तो देखो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी वाक्य के और मेन वर्ब जो है उसके तुरंत बाद मिलता है। मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलता है। क्या मिलता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब, जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब मिलता है। और हर मेन वर्ब के बाद आने वाला वाक्य वो शब्द है, वर्ड है, वो ऑब्जेक्ट हो, वो भी जरूरी नहीं। ये भी जरूरी नहीं। जब असर नहीं जाता, समझ गए ना? कई बार हमें लोकल लैंग्वेज में या साधारणतः हमें बता दिया जाता है कि वाक्य के अंत में जो आता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। वाक्य के अंत में जो आता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं। हमें ये याद रखना है कि जो एक्शन होता है, जो काम होता है, उस काम का असर कौन से शब्द पे जा रहा है, कौन से शब्द पे जा रहा है, कौन से नाउन या प्रोनाउन पे जा रहा है, वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझ गए? तो हमें ऑब्जेक्ट का ध्यान ये रखना है कि असर किस पे जाता है, असर किस पे जाता है। वो जो असर जाता है जिस शब्द पे, वही क्या होता है? उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। कई बार ये हमें जो शुरू की क्लासेज में या शुरू में हमने जब इंग्लिश सीखी थी तो हमें यही बताया गया था
कि वाक्य के अंत में जो आता है वही उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब सब्जेक्ट तो कौन है, बॉयज। काम क्या करते हैं, खेलने का, और खेलने का असर किस पे है, किस पे है, फुटबॉल पे, किस पे है। हालांकि इस वाक्य के अंत में है इन द ग्राउंड, क्या है, लेकिन ग्राउंड से यहां पे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा असर किस पे है, प्ले का सीधा असर किस पे है, फुटबॉल पे, किस पे है, फुटबॉल पे है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल हो गया, क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। तो इस तरह से हमें यह ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट को पहचानते समय कि जो भी एक्शन होता है, जो भी वर्ब होता है, उसका इफेक्ट किस पे जाता है, उसका असर किस पे जाता है, वो उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कई बार एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे हमें। कितने मिलेंगे, दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ग्रामर की भाषा में जिसे एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी असर दोनों ऑब्जेक्ट पे होता है। काम करने का असर क्या होता है, दोनों पे असर होता है। देखो कैसे होता है, डबल ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, किस तरह से आएंगे ये भी हमें समझना चाहिए। He gave me a pen. He gave me a pen. ठीक है ना। अब गेव का असर दोनों पे है, मी पे भी है और ए पेन पे है या नहीं है। पेन दिया गया किसको, मुझे दिया गया, तो देने का असर दोनों पे है। मुझ पे भी है, किसको दिया गया, मुझे दिया, और क्या दिया गया, पेन दिया गया। तो गिव जो वर्ब है उसका दोनों पे असर है, किस पे, मी पे भी और ए पेन पर भी। तो इसका मतलब कई बार क्या होता है, किसी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं, डबल ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। ठीक है ना। अब इसको और आगे बढ़ाएं, तो ये फिर इसका कंप्लीमेंट कहलाएगा। यहां तो ऑब्जेक्ट आ गया, अब कब दिया, इससे कोई गिव का लेना देना नहीं है, गिव का लेना देना नहीं है। गिव का असर तो दो ही बातों पे है, या तो किस पे है, मी पे है, या फिर ए पेन पे है। ये जो बातें हैं ये बाद में अगर आगे सीखेंगे। तो कुल मिला के हमने आज जो बात की उसमें हम ये देखते हैं कि अंग्रेजी जो है उसको सीखने के लिए हम बहुत ही साधारण रूप से आगे बढ़ेंगे, और कौन कौन सी मुख्य बातें जो हमें जरूरी होंगी, जो हमें क्या होगी, जरूरी होगी, जो बार बार हमें आगे क्या पैदा करेंगी, अड़चनें पैदा करेंगी, उनको हम दूर करते हुए चले, कितने उनको दूर करते हुए चले। तो उनके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमें मुख्य रूप से चार बातों को समझना है। कितनी बातों को समझना है, यदि ये चार बातें हमें समझ में आ जाती है तो हम अंग्रेजी को आसानी से सीख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमारा अंग्रेजी सीखने का जो रास्ता है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसमें चार बातें मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। एक तो मैंने बताया था आपको कि हमें सबसे पहले चाहिएगा सब्जेक्ट। क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा हमने, कितने क्लासेस में बांटा, 3 क्लासेस में। कितने क्लासेस में, उन क्लासेस को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। वी हैव टू लर्न बाय हार्ट, इन्हें हमें बिल्कुल याद रखना है, इन्हें समझना है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आए, आई एंड वी। ओके, देन सेकंड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आए, जस्ट वन सब्जेक्ट, जस्ट यू। क्या है, फिर हम आते हैं थर्ड पर्सन में, किसमें आते हैं, थर्ड पर्सन में। आई वी यू के अलावा जितने भी सब्जेक्ट है दुनिया में, जितने भी सब्जेक्ट है, दे आर ऑल थर्ड पर्सन, दे ऑल बिलोंग टू
थर्ड पर्सन and we have to recognize them as first person, as a singular number and a plural number. This is the most important. Okay, then we come to the helping verb. इसके बाद हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। किस पे आते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने आप में कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं होता है, इनका कोई अपने आप में मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करती हैं, एक दो सेंटेंस का जो सेंस है, जो अर्थ है, उसको पूरा प्रकट करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। और ये क्या बताती है, हमें टेंस भी बताती है। क्या बताती है? दो रोल होते हैं मेन रूप से हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हम जैसे जैसे टेंस सीखे जाएंगे वैसे वैसे आगे अपने आप आती जाएगी। नंबर 3, वर्ब मुख्य रूप से काम क्या हो रहा है, किसी भी सेंटेंस में कोई काम कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है या अपने आप हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसको बताने वाला सब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। वर्ब के कई रूप होंगे जो आगे हम पढ़ेंगे, फॉर्म्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। चौथी बात हमें चाहिएगी ऑब्जेक्ट। क्या चाहिएगी? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे वर्ब का इफेक्ट जाता है, जिसपे वर्ब का इफेक्ट जाता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। उस सेंटेंस का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। उस वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट मुख्यतः हमें कहां मिलता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद। मेन वर्ब के तुरंत बाद। और कई बार हमें क्या मिलते हैं? दो ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। कितने ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिलते हैं। तो ये मुख्य रूप से आज की हमारी बात है। अब मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि मेरा जो ये वीडियो है इसका मकसद, चाहे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे आप गार्जियन हैं, ओके, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप शॉपकीपर हैं, आप सब के सब, यदि आपको हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी आती है, यदि आपको हिंदी और अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है, या यूं कहिए कि छठी क्लास से लेके आगे तक के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए हम हमारी क्लासेस को बिल्कुल आसान बनाते हुए आगे बढ़े, बिल्कुल आसान बनाते हुए आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो बेसिक जो क्लास थी, जिसको हमने नाम दिया था बेस, द बेस, क्या नाम दिया है? द बेस, जिसमें हमने आधारभूत बातें जो हैं वो समझने की कोशिश की है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आएंगी जिनको हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट के अलावा भी। लेकिन मुख्य रूप से ये हमारी जो बातें हैं ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आगे जब हम अंग्रेजी सीखेंगे। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मैं बार बार आपको जोर दे के कह रहा हूं कि सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, उनकी क्लासेस को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाली बात है। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि वी क्लासीफाई द सब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स। हम अंग्रेजी के जितने भी सब्जेक्ट हमारे सामने आएंगे, जितने भी कर्ता हमारे सामने आएंगे, उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? फर्स्ट पर्सन में 2 सब्जेक्ट आएंगे, आई एंड वी। आई को मानेंगे सिंगुलर, वी को मानेंगे प्लूरल। सेकंड पर्सन में एक ही वो आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू। क्या आएगा? ऑलवेज प्लूरल, ऑलवेज हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। क्या होगा? बहुवचन होगा। तीसरी बात हम करते हैं थर्ड पर्सन। किसकी? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन। और थर्ड पर्सन प्लूरल में आएगा ही, सॉरी, दे एंड एनी प्लूरल नाउन। दे एंड एनी प्लूरल नाउन। ये बातें हमें समझनी है, बहुत जरूरी, ठीक है। देखो, इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें हम किस प्रकार के सेंटेंस को सबसे पहले पढ़ेंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखो, 2 प्रकार के सेंटेंसेस को हम एक बार लेके चलेंगे। कितने प्रकार के सेंटेंसेस को? वी विल स्टडी फर्स्टली 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, ओके, कौन कौन से? असर्टिव एंड इंटरोगेटिव। एंड इंटरोगेटिव यानी साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों को एक बार हम लेकर चलेंगे। अब असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं?
असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? हम अब सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे सेंटेंस पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? सेंटेंस पे आ रहे हैं। अब असर्टिव सेंटेंस या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में कोई सूचना होती है। क्या होती है? क्या होती है? कोई बात होती है, साधारण बात होती है, सूचना होती है, इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है? जैसे बल्ब जल रहा है, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग ए, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन ए। तो ये इंफॉर्मेशन होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और एक वाक्य ऐसा होगा जिसमें हमें प्रश्न पूछा जाएगा, हमें सूचना दी नहीं जाएगी बल्कि हमसे सूचना पूछी जाएगी, हमसे सूचना पूछी जाएगी। हम कहते हैं कि हिज नेम इज मोहन, हिज नेम इज, तो दिस इज इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, उसका नाम मोहन है, सूचना मिल रही है, उसका नाम है मोहन है। लेकिन कोई आदमी हमसे कहता है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज हिज नेम, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है? तो हम कहते हैं हिज नेम इज मोहन, हिज नेम इज मोहन। तो जो सूचना इकट्ठे करने वाले सेंटेंस है वो तो कहलाएंगे इंटरोगेटिव। क्या कहलाएंगे? जो हमसे सूचना मांगेंगे वो तो कहलाएंगे इंटरोगेटिव, और जो हमें सूचना देंगे वो कहलाएंगे इंफॉर्मेटिव या असर्टिव, इंफॉर्मेटिव या असर्टिव। तो हम बेसिकली अभी हम सिर्फ दो प्रकार के सेंटेंसेस को लेके चलेंगे, एक तो असर्टिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस और दूसरे इंटरोगेटिव सेंटेंस। और उनमें हमें ज्यादातर जरूरत पड़ेगी एक तो सब्जेक्ट की, हेल्पिंग वर्ब की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। और कई ऐसे भी हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट भी हम बहुत सारे वाक्य बना लेंगे, बहुत सारे वाक्य बना लेंगे। और कई बार ऐसा होगा कि इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको समझते जाएंगे। ओके, तो अगली जो हमारी चर्चा है वो हम सेंटेंस के किस प्रकार के सेंटेंस हम आगे सीखेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो द बेस जो है उसका पहला जो हमारा आज का सबक है उसको हमें यही याद रखना है कि हमें एक तो सब्जेक्ट को समझना है, सब्जेक्ट क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक वर्ब क्या होती है और एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इससे पहले कि हम आप इस वीडियो को खत्म करें, इस हमारी क्लास को हम खत्म करें, इसको समाप्त करें, फिनिश करें, इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो YouTube चैनल मैंने बनाया है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपकी अंग्रेजी भाषा की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पे हम चर्चा करेंगे ताकि हम अंग्रेजी को भली प्रकार से सीख पाए, बहुत साधारण तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है और आगे आगे बढ़ाना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।